लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज। ससेप्टिबिलिटी दे रखी है काय 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इतनी दे रखी है। कितने पे? टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे। ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज टू? क्या टेम्परेचर होगा हमारा कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए? कितनी हो जाए? काई 1.8 इंटू 10⁻⁻5 हो जाए। तो मतलब कि ये काई 1 है, काई 2 है, ये टेम्परेचर T1 है। तो क्या टेम्परेचर पे होगी? T2 मेरे को निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्यूरी लॉ आपने पढ़ा है, काई किसके इक्वल होती है? C/T के। तो अगर मैं काई 1/काई 2 कर लूँ, काई 1/काई 2 अगर ये करता हूँ तो मेरा क्या होगा? T2/T1। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना था T2। तो T2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो मेरे को T2 निकालना है, काई 1 इंटू काई 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो T1 से। तो काई 1 इंटू काई 2 इंटू T1। तो यहाँ से मेरे पास टेम्परेचर 2 आ गया। कितना? काई 1 कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 नहीं -5। टेम्परेचर 1 कितना है? 300। ये कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो और जो बचता है उसे रख लो। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 3 3 एकम 3, 10⁻⁻5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया? 200 केल्विन। पता चल गया कितना होगा? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कुछ गिवन है? Assume that each iron atom has a permanent magnetic moment equal to 2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब कि M। 2 बोहर मैग्नेटॉन, एक बोहर मैग्नेटॉन इक्वल है 9.27 इंटू, तो टोटल मैग्नेटिक में 2 टाइम ऑफ बोहर मैग्नेट, एक बोहर मैग्नेट की वैल्यू है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। बुक में देखो सारा डाटा आपको समझ में आ जाएगा। 2 थे बोहर, एक बोहर की वैल्यू ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ एटम इन आयरन इज, डेंसिटी दे रखी है एटम पर मीटर क्यूब, इतने एटम्स। तो क्या है ये? नंबर डेंसिटी है, मतलब रो है हमारे पास 8.52 इंटू 10⁻28 ये दे रखी है। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन आई इन अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ आयरन। तो ए निकालना है, इस क्वेश्चन का ए पार्ट है, आई निकालना है मेरे को। आई क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई किसके इक्वल होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, M/V होता है। अगर ये नंबर ऑफ एटम इसमें है, N से मल्टीप्लाई है, तो N/V किसके इक्वल होगा? रो के। नंबर डेंसिटी बोल रही है ना, तो M इंटू रो। तो आई किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 और रो से मल्टीप्लाई कर लो 8.52 इंटू 10⁻28 प्लस 28। ये आई होगा मेरा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या रहेगा यहाँ से? कैलकुलेशन रहेगी, मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर लोगे तो कितना आएगा? ये आएगा नियरली मेरा
1.58 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर, इतना कुछ आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें इसका बी पार्ट। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सिस इनसाइड द सिलेंडर। कितना होगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। बी इज इक्वल टू म्यू नोट ऑफ एच प्लस आई। अगर मेरे पास फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के, अगर मेरे पास मैग्नेट की इंटेंसिटी एच अगर जीरो है, अगर मेरे पास ये जीरो होगी, ठीक है, क्यों जीरो होगी? क्योंकि लॉन्ग सिलेंडर की बात की है, लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर में यहाँ पे एच अगर मेरा जीरो है, ठीक है, तो यहाँ से बी किसके इक्वल हो गया? बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई, और म्यू नोट किसके इक्वल होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और आई क्या है? 1.58 इंटू 10⁻6। मल्टीप्लाई करो, बताओ मेरे को क्या आएगा, चेक करके करो फटाफट, मैं भी करता हूँ कैलकुलेटर में। ये आ गया नियरली 6 तो कैंसिल होएगी, तो ये आएगा 1.98 टेस्ला के आसपास। ठीक है, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना बसंत सर, इतना ध्यान रखो। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। 2 ही पार्ट थे, ए और बी इसमें। चलिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल हमारे 9 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कर लेना अच्छे से क्वेश्चन, कंसेप्ट सारे अप्रोक्सीमेट क्लियर हों, ट्राई करना। 9th क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर की एक्सरसाइज का। द कोरेसिव फोर्स फॉर अ सर्टेन परमानेंट मैग्नेटिज्म, इतना एम्पियर पर मीटर। क्या दे रखा है? ये एच दे रखा है, एच दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। अब यूनिट से चेक करो, ये किसकी यूनिट होती है? मैग्नेट इंटेंसिटी की, तो एच है। ठीक है, आप देख सकते हो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये। ठीक है, दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब कि एन दे रखा है कितना? 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब कि कितनी होगी? 4000 टर्न्स पर मीटर, यही होगी। सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो। चलिए हमें बताना क्या है इसमें? फाइंड द करंट, करंट निकालना है, आई निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सोलिनॉइड की बात हो रही है, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करता हूँ मैग्नेट की इंटेंसिटी से, बी होगा, यहाँ पे लिख लो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी रख देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। म्यू नॉट एच दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। स्टार्टिंग में ही किया है ये क्वेश्चन हमने, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, मेरे को चाहिए क्या है? करंट। आई इज इक्वल टू एच बाई एन, यही होगा। चलिए एच बाई एन हो गया, तो एच किसके इक्वल है? 4 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से 4 इंटू 10⁻3, 4 से 4 कैंसिल, 3 पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना बच गया? 10 एम्पियर। ये मेरा करंट बचेगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कर लेते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को फिनिश ही कर देते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं,
क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए करें शुरू। हमने करना ऑब्जेक्टिव 1। ट्राई करो आप क्वेश्चन बुक से पढ़ने की। ऑब्जेक्टिव 1 क्या कह रहा है? एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे और वो मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, अलाइनमेंट हो इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करूँ तो मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीज होगी। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी या नहीं होगी? एक तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच होती है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी किसके इक्वल होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। रिलेशन से कंपेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, बी किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट एच। तो अगर एच को यहाँ से बी बाई म्यू नॉट होगा तो क्या होगा? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने इंक्रीज किया तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो होगी। ठीक है, ये तो होगी। और दूसरा देखते हैं, इसी की बी स्टेटमेंट दे रखी है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीज। टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूं, हमने पढ़ा था क्यूरीला ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू किसके इक्वल था? सी बाई टी। अगर मैं यहाँ से काई निकालूँ, आई इज इक्वल टू काई एच होगा। तो काई यहाँ से क्या होगी? आई बाई एच होगी। तो आई बाई एच किसके इक्वल होगी? सी बाई टी के। ये क्या कह रही है? अब स्टेटमेंट देखो, मैंने सॉरी अगर दिखाना हो तो ये आ गई। अब स्टेटमेंट को देखो। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं डिक्रीज होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये क्या होगा? बी जो ऑप्शन है वो गलत होगा। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट नहीं, हमारा ए ट्रू था, बी फॉल्स था। तो आंसर हो गया इसका बी। आंसर आ गया बी। मैं हर बार बोलता हूँ ऐसे रिलेशन से कंपेयर करके देखो, रिलेशन को ध्यान रखो। देखो ये 2-3 रिलेशन थे, एक तो ये था, एक ये था, बस 2 ही थे, 2-3 रिलेशन, इनसे कंपेयर हो गया ना पूरा क्वेश्चन का आंसर। बस ऐसे ट्राई करो हर क्वेश्चन को आप लिंक कर पाओ। अगर आपने लिंक कर लिया स्टेटमेंट को कैसे क्या हो रहा है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव सेकंड करें। इस चैप्टर में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे नहीं तो इसलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव में फोकस कर लिया मैंने, सोचे करवा देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बीसी का, ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड कह क्या रहा है वो देखो। पहले स्टेटमेंट, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ठीक है, द फील्ड इज इंक्रीज। अगर फील्ड हमारा इंक्रीज हो रहा है टिल द मैग्नेटाइजेशन बिकम कांस्टेंट। जब तक हम इंक्रीज कर रहे हैं फील्ड को, जब तक मैग्नेटाइजेशन आई जो है हमारा वो कांस्टेंट ना हो जाए। इफ द टेम्परेचर इज नाउ डिक्रीज्ड द मैग्नेटाइजेशन क्या होगी? तो क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट। आंसर आएगा इसका सी। कैसे आया बताओ, थोड़ा सोचो। मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, आई की बात कर रहा है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? एच। और एच किससे लिंक था? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है,
तो उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन बिकम कांस्टेंट, तो मतलब कंप्लीटली मैग्नेटाइज होगी, मतलब सारी अलाइनमेंट होगी डोमेन में, ठीक है। तो टेम्परेचर इज नाउ डिक्रीज, द मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, रिमेन होगी कांस्टेंट। क्यों क्यों होगी, जब हमारा जो ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट है जो वो सारा अलाइन हो गया डायरेक्शन में फील्ड की में, कोई आगे कोई अलाइनमेंट बची ही नहीं। अगर अलाइनमेंट बची ही नहीं तो होगा क्या आगे, तो इसके कारण अगर हम घटाएंगे टेम्परेचर तो उससे मतलब घटेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये होगा। कंपेयर करो, लिंक करो इस स्टेटमेंट से, देखो क्या इफेक्ट होगा कुछ। अगर सारी अलाइनमेंट ही होगी है, कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद हम फील्ड बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर में क्या क्या इफेक्ट होगा, कुछ होगा ही नहीं। मैग्नेटाइजेशन पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो आंसर आ गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। देखो मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा, बस थोड़ा बता रहा हूँ। क्वेश्चन 3 क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन। जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके बाद परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होती है, ठीक है, मैग्नेटाइज होता है, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं बाहर फील्ड में रख देता हूँ, तब मैग्नेटिक डोमेन क्या होगी, मैग्नेटिक डोमेन क्या होगी, मे इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज, मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज, दोनों काम हो सकते हैं। हैव नो रिलेशन विद द फील्ड, फील्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज। तो आंसर होगा इसका सी, सॉरी क्वेश्चन 3 का आंसर होगा सी। कैसे हुआ, सोचो थोड़ा। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो डोमेन है जो अलाइन हो रही है फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो तो ग्रो करेगी, ठीक है। लेकिन साथ ही जो डायरेक्शन, जो अलाइनमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होगा, साइज में रिड्यूस होंगी। तो इसीलिए हमने बोला है कि मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज। जो अलाइनमेंट फील्ड की डायरेक्शन में होगी तो डोमेन इंक्रीज हो रही है, जो उसके अपोजिट है तो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2, नहीं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट को आप अपनी ओर से बना के लिख लेना, मैं थोड़ा बता रहा हूँ बस आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरी ए करंट आई, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट पी क्लोज टू द वायर। A long cylindrical iron rod is brought close to the wire so that the point P is at the center of the rod. The value of H and at P will क्या होगी, द वैल्यू ऑफ H एट P क्या होगी, क्या होगी H की एट P पॉइंट पे वो क्या होगी, रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों होगी, जब रोड है, जो रोड है वो करंट रख रही है, जब रोड पे कोई करंट कैरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा एट द सेंटर ऑफ रोड, जिसके कारण जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, सेम रहेगी एट पॉइंट पी पे, बस सिंपल सी बात है। तो रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, आंसर होगा सी। देख लेना स्टेटमेंट को, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को, ना समझ में आए कोई क्वेश्चन तो फिर से पूछ लेना। तो इसका आंसर भी होगा सी, 4th का आंसर भी सी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5th को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4, डायमैग्नेटिक के लिए होती है आंसर बी। क्वेश्चन देख के पता चल जाता है अगर आपको थ्योरी पता है तो। क्यों, क्योंकि देखो डायमैग्नेटिक में 2 मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, एक तरह से ये समझो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें 2 होते हैं, एक तो फील्ड की डायरेक्शन में, डाया मतलब 2, एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये होगी नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट।
परमानेंट मैग्नेट कौन सी बना पाएंगी वो बताओ, जिसमें हाई रिटेंटिविटी होगी, हाई कोरेसिव फोर्स होगा, दोनों जिसमें हाई होंगे ना वो परमानेंट मैग्नेट बना पाएंगे। ठीक है, आपने BH कर्व पढ़ा होगा टॉपिक थ्योरी में, तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा रिटेंटिविटी क्या है और कोरेसिव फोर्स कौन सा है। ठीक है, तो आंसर है 6 का A। जो वर्टिकल है होती है वो रिटेंटिविटी और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो कोरेसिव फोर्स होगा। ठीक है, ये होते हैं इसमें, आप चेक कर सकते हो BH कर्व का टॉपिक वहाँ देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी में सारी बता नहीं रहा ना आप क्वेश्चन में, तो थोड़ा फोकस रखो क्वेश्चन को कि थ्योरी को आप खुद ही चेक कर लो। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम ऐसा लगे कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है और कुछ समझ नहीं आया तो थ्योरी को देखो भाई, ऐसे तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन 7। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कौन से होंगे, बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज़, जब परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं ना उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज जो होंगी, मतलब वहाँ क्या था हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिव फोर्स, तो यहाँ क्या होगा लो होंगी अगर सॉफ्ट आयरन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती हैं सॉफ्ट आयरन से, वो उसके लिए क्या होगा लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिव फोर्स, कोरेसिव फोर्स। तो आंसर हो गया डी, इसका आंसर आ गया डी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव 1। देखो इतना बोलता हूँ मैं बार बार, किसी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, ऑब्जेक्टिव हो या लॉन्ग हो, कमेंट में बताओ। ठीक है, वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। अगर वहाँ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में बता दो कि सर आप प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा वीडियो सेंड कर दो बना के, ताकि कोई डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाए। मतलब कि हमारा कोई डाउट है, समझ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो अपनी ओर से ट्राई करो और प्रॉब्लम आती है तो पूछो। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 कुछ नहीं है, 4-5 क्वेश्चन इसके हैं, नहीं 6 क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट एक एक करके। इजी है यार, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ कोशिश ये रहेगी बता दूं आपको कैसे करना है, ना समझ में आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा देखते हैं। द परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ अ मटेरियल इज नो, नहीं सेकंड क्वेश्चन था सॉरी, फर्स्ट देखते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑल इलेक्ट्रॉन हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, बिल्कुल होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है। ऑल प्रोटॉन हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, होता है। न्यूक्लियाई हैव मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑल एटम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसका आंसर है ए और बी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हमने पढ़ते ही हैं ये तो थ्योरी में, तो इसका आंसर है ए एंड बी। ठीक है, ए और बी क्यों है, दोनों चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेट करता किसको, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इनके पास। ठीक है, तो न्यूक्लियाई हैव मैग्नेटिक, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे चार्ज है तो ये भी होने चाहिए। ऑल एटम हैव मैग्नेटिक, एटम में क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसमें भी होते हैं, तो वो भी होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि उनके पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, आंसर जो सी और डी है ना उनके पास भी होता है, लेकिन क्या चीज़ होती है वहाँ, जो न्यूक्लियस होते हैं ना उनके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर होता है, मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इसके कारण इग्नोर कर देते हैं इनको। ठीक है, और जो एटम की बात की गई है, एटम में क्या होता है, सॉरी एटम के पास कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनके पास टेंडेंसी होती है टू कैंसल इन पेयर, पेयर में वे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए और बी। तो क्वेश्चन फर्स्ट था ये। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड है परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम ऑफ ए मटेरियल इज नॉट जीरो,
द मटेरियल मे बी पैरामैग्नेटिक, आंसर है इसका डी। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि डी ही क्यों, जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है ऑफ द एटम ऑफ अ मटेरियल इज नॉट जीरो। तो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट तो फेरोमैग्नेटिक के पास भी होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक बार फील्ड में रखने के बाद उसके पास भी तो आ जाता है, तो पैरामैग्नेटिक के पास भी तो मे भी हो सकता है, पर पैरामैग्नेटिक को क्यों, इस चीज़ को देखते हैं। अब क्यों होता है, अगर मटेरियल है, अगर उसके पास लार्ज वैल्यू बोली है पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की, अगर लार्ज वैल्यू है परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की तो वो होगा फेरोमैग्नेटिक। अगर स्मॉल वैल्यू है परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना। और डायमैग्नेटिक के पास तो होता ही नहीं। टू था ये। क्वेश्चन 3 देखते हैं अब। द परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम ऑफ अ मटेरियल इज जीरो। परमानेंट मैग्नेटिक किस पे होता है, जीरो। अभी बात की थी मैंने, अभी बोला है जस्ट मस्ट बी डायमैग्नेटिक के पास, तो आंसर हो गया बी। बी अभी बोला था लास्ट क्वेश्चन में, मेरे को तो ध्यान भी नहीं था, क्वेश्चन अगला भी यही निकल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज क्वांटिटीज ऑफ द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट में हमने किया है ये चीज़, डायमेंशन निकालना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछ लेना इस चीज़ को मेरे को कि सर इसका डायमेंशन हमसे कैलकुलेट नहीं हुआ, आप कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो बता देंगे हम। तो इसका आंसर जहाँ तक मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा, एक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये तो आंसर होगा सी और डी। आंसर और सी और डी इसके फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले से इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, डायमेंशन फॉर्मूला फिर कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा सी और डी इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 5 देखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ही निकालना है 4th क्वेश्चन में। ठीक है, आप निकाल सकते हो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 11th क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ की तो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है निकालने में तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम उसको भी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू अ हिस्टैरिसीस लूप। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वे गोज होते हैं थ्रू अ हिस्टैरिसीस लूप, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। बना लेते हैं हिस्टैरिसीस लूप एक बार, क्या पता सही बनेगा या नहीं बनेगा, अपनी ओर से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये बन गया। मान लीजिए ऐसा कुछ, जब मटेरियल मैग्नेटिक, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मतलब मटेरियल को जब हम रखते हैं तो ऐसा है कि लूप आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस लूप। मान लीजिए यहाँ मेरा पॉइंट है ए, ये आ गया बी, उसके बाद यहाँ कुछ है सी, ये डी। ठीक है, आगे भी नाम दे दो ई एफ जी, कितना ही नाम दे लो, वो तो हमें जो क्वेश्चन है देख लेते हैं अभी इसको। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू हिस्टैरिसीस लूप द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई जो होगी वो क्या होगी। ये हमारा एच होता है और ये हमारा आई है। हम रिलेशन देखते हैं, आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आई किसके इक्वल लगा, काई एच, और काई क्या है हमारी ससेप्टिबिलिटी, आई बाई एच, ये होती है। ये रिलेशन यहाँ से निकल के आया हमारे पास। ठीक है, अब इस रिलेशन को कंपेयर करो। पहला ऑप्शन देखो क्या है, हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू है इसकी कोई नहीं, फील्ड चेंज हो रहा है,
हर जगह अलग अलग वैल्यू है, बिल्कुल। मे बी जीरो, जीरो हो सकता है। क्या चीज़ जीरो हो सकती है वो देखो, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो, हैज़ ए फिक्स वैल्यू, नहीं। जीरो हो सकता है, अगर अगर मैं बात करूँ बी पे, यहाँ पे बी पे अगर मैं जैसे ये कर्व आया, डिक्रीज किया है तो बी पे आ गया। अगर मैं बी पे वैल्यू की बात करूँ एच की, तो वो क्या है, जीरो है। लेकिन आई जीरो नहीं है, आई जीरो नहीं है। तो आई जीरो नहीं है, समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे काई इनफाइनाइट होगी। तो मे बी इनफाइनाइट हो सकती है, सी ऑप्शन तो मिल गया हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सी पॉइंट पे आ जाते हैं। एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे वैल्यू क्या है हमारी काई की, आई है नेगेटिव होगी, नेगेटिव है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में है तो नेगेटिव होगी, मे बी नेगेटिव, ऑप्शन है डी, तो डी भी हो गया। हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं है, ए तो हो नहीं सकता, तो सी और डी तो हो गया। बी पे और बात कर लेते हैं, मे बी जीरो। अगर हम डी पॉइंट पे बात करें तो डी पॉइंट में हमारा आई जीरो होगा, लेकिन एच हमारा जीरो नहीं होगा। तो जो काई है मटेरियल की वो जीरो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर कर देख लो, अलग अलग पॉइंट पे ऑप्शन से मैच कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी, सी और डी। डी। कोई प्रॉब्लम आए किसी आंसर में, समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लेंगे उसको भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद ही कर लें, क्योंकि ऑप्शन है सारे, सारी स्टेटमेंट है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो अपने आप कर लोगे, ठीक है। कमेंट में बताना इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। हाँ, इसका आंसर होगा ए एंड डी, इसका आंसर हो सकता है ए और डी। आपको अगर समझ आए तो इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे को कमेंट में बताना या क्लास में बताना, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर ये है जो 37 ही है, चलिए देख लो 37 ही है जहाँ तक मेरे को जाने। तो इसकी एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में या लॉन्ग में, मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में पूछ लेना अपना डाउट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू।